इंसानियत से बड़ी कोई जाति नहीं है। एक्सीडेंट होता है, सिर्फ नौकरी देना ही धर्म नहीं है कि सरकारी हो। क्यों नहीं सारे के सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स परचेज करके दिए जा सकते हैं एक हॉस्पिटल को? कौन व्यक्ति खुद मेहनत करके कमाना पसंद नहीं करेगा? क्यों किसी को 5 किलो गेहूं चाहिए? क्यों किसी को बिना बात पे एक बस के अंदर लेडी को किराए की फ्री टिकट चाहिए? अगर अच्छी सर्विस होगी, अच्छी सैलरी होगी तो बच्चों पे ज्यादा अच्छी तरह ध्यान देंगे। इसके अलावा सिस्टम ये भी कहता है कि बेसिकली बच्चों को पूरी फैसिलिटी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से मिलनी चाहिए। गवर्नमेंट क्या है? स्कूल है, कॉलेज है। आज देखा जाए धर्म और जाति के नाम पे डिवाइड कर दिया गया कंट्री को। चुनाव के वक्त सबको याद आ जाता है कि ये धर्म, ये जाति, ये वाली जाति को इतना मिलना चाहिए, इस जाति को नहीं मिलना चाहिए। आज के जनरल जाति ही मेरे हिसाब से बैकवर्ड जाति बन चुकी है। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। मैं चाहता हूं ये जातिवादी कुछ सालों के लिए बनी थी इन 1947 के बाद, 1950 के बाद, संविधान बनने के बाद। इन जातियों को कब खत्म होना चाहिए। इंसानियत से बड़ी कोई जाति नहीं है। एक्सीडेंट होता है, लोगों का खून निकलता है, बीमारी होती है, ब्लड चढ़ाना पड़ता है, तब वहां पे जाति आती है। वही डॉक्टर किसी का भी डोनेट किया ब्लड दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ्यूजन में दे देते हैं। ये तो नहीं देखते ये ए है, बी पॉजिटिव है, ओ ग्रुप है। तो जब वहां पे कोई जाति नहीं है तो इंसानियत के नाम पे जाति क्यों? गरीबी हटाना है, हटाओ ना। नौकरी बढ़ाना है, बढ़ाओ ना। कैसे हटेगी? एजुकेशन सिस्टम। फॉरेन कंट्री में भी उसी को अडॉप्ट किया गया। एजुकेशन अच्छी दी गई, जो बच्चा जिसकी जो इच्छा थी उसको उस शिक्षा की तरफ बढ़ावा दिया गया। कोई चाहता है मैं कॉमर्स पसंद है, कोई कहता है मुझे आर्ट पसंद है, कोई कहता है मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, कोई कहता है इंजीनियर, कोई कहता है मैंने एलएलबी करनी है। तो जाने दो ना बच्चे को उस राह पे। हिंड्रेंसेस क्यों क्रिएट करते हैं, रुकावट क्यों क्रिएट करते हैं? उसका मतलब क्या है? बच्चों को फ्री एजुकेशन। और मेरे जैसा व्यक्ति जब आएगा तो इन सांसदों को समझाएगा, सरकार रूलिंग को समझाएगा, लड़ेगा नहीं, बाइकआउट नहीं करेगा, उनको कोऑपरेट करेगा। मैं अपनी पढ़ाई लिखाई एक्सपीरियंस, आई एम बीएससी मेडिकल, इसके साथ एडवांस डिप्लोमा शॉर्ट टर्म इलेक्ट्रॉनिक्स का है मेरे पास, पोस्ट ग्रेजुएट मैनेजमेंट में रहा हूँ, एलएलबी भी हूँ। एक प्रकार से मैंने फाइनेंशियल कंसल्टेंट के साथ साथ इकोनॉमिक्स का भी काम किया हुआ है। साथ में आई वॉज एडवाइजर इन मोर देन 100 बिजनेसेस इन इंडिया। मैं सिक यूनिट के अंदर रिवाइवल का भी काम कर सकता हूं। तो मैं क्यों नहीं इंप्रूव कर सकता इस सरकारी सिस्टम के अंदर? अगर मुझे जनता जिताए, क्यों वो चाहते हैं पार्टियों के नाम पे वोट दें? मैं चाहता हूं जनता इस बारे में सोचे, एजुकेशन सिस्टम में बदलाव आए। बच्चों को हक है कि उनको राइट टू एजुकेशन के अंदर कॉलेज तक फ्री पढ़ाई मिले, बेटर देन प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज मिले। अगर वो पढ़े लिखे होंगे, खुद नौकरी करेंगे, उनको रिक्रूटमेंट होगी, मेहनत से आए हैं। इसके अलावा इतना उनका दिमाग बन चुका होगा कि वो जाति और धर्म में डिवाइड नहीं होंगे, तो जाति धर्म की लड़ाई खत्म हो जाएगी। साथ में वो अपना बिजनेस भी कर पाएंगे। सिर्फ नौकरी देना ही धर्म नहीं है कि सरकारी हो, प्राइवेट भी मिल सकती है। अगर उनमें इतना कॉन्फिडेंस है, वो अपना प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। तो ग्रेजुएशन जरूरी है। तो सभी हिंदुस्तानियों को मैं हिंदुस्तान के अंदर बच्चों को कोशिश करूंगा, पूरा प्रयास करूंगा कि गवर्नमेंट को समझा के, सभी लोगों को समझा के उनको मैं ग्रेजुएशन तक पढ़ाई फ्री करवा दूं। तीसरा अंतिम, वो मेरा मेन मैनिफेस्टो है। वो मैनिफेस्टो ये है इलाज का। इलाज के लिए सर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हिंदुस्तान में। एक सरकार जिसको आप रूलिंग गवर्नमेंट कहते हैं, वो कहते हैं मैं आयुष्मान योजना लेकर के आया। उस आयुष्मान योजना का क्या फायदा? 5 लाख की लिमिट, और वो भी स्पेसिफाइड कि जो दूसरी रूलिंग गवर्नमेंट दूसरी सरकारों में स्टेट वाइज बैठी हैं, वो नहीं चाहती कि बीजेपी को इससे वोटिंग मिले, वो उसको लागू नहीं करती हैं। क्यों नहीं सारे के सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स परचेज करके दिए जा सकते हैं एक हॉस्पिटल को, जिसका खर्चा कितना है? 1 करोड़ से 3 करोड़ में पूरी टेस्टिंग लेबोरेटरी बन जाती है। नहीं, आपके अल्ट्रासाउंड की मशीन एक कमरे में रखी हुई है, जहां पे एक डॉक्टर आ रहा है और कर रहा है। वो भी पुराने जमाने की एक रखी हुई मशीन है, या 2G नहीं है, आपकी 2D 3D नहीं है, 4D नहीं है, लेटेस्ट अवेलेबल है ना। कितने कुछ लाख की मशीनें आती हैं। जब अच्छे अच्छे प्राइवेट इंस्टीट्यूट रख सकते हैं, ये क्यों नहीं रख सकते? डिजिटल एक्सरे मशीन्स क्यों नहीं है सभी हॉस्पिटल में इंडिया के अंदर? कितनी महंगी आती हैं पुरानी एक्सरे टेक्नोलॉजी। खराब स्क्रीन है जी, पचन नहीं आ रही, आप बाहर से करवा लीजिए टेस्ट। क्यों नहीं MRI मशीन अवेलेबल? क्यों CT स्कैन मशीन अवेलेबल नहीं है? अगर ब्रांडेड भी खरीदी जाए, चाहे सीमेंस की हो या किसी भी कंपनी की हो, 10 करोड़ से 15 करोड़ रुपए में आराम से मिल जाती है लेटेस्ट। अगर उनको हर हॉस्पिटल को खरीद के दे दिया जाए, तो किसी को किसी दूसरे हॉस्पिटल में भेजा क्यों जाएगा? नंबर इतने दिनों बाद आता है। अगर गवर्नमेंट भी उनको देती है कम रेट के ऊपर, तो 3 लाख से लेकर के 3000 से 6000 रुपए में टेस्ट करते हैं। अपने पास होगी इनके पास मशीन,
तो कम सस्ते टेस्ट हो जाएगा। मेरी कहने का मतलब है, अब कैंसर है, कैंसर के लिए भी प्रॉपर मेडिसिन आर नॉट अवेलेबल, प्रिस्क्राइब कर दिया जाता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, बाहर से खरीद के खाओ। इसके अलावा टेस्ट कराने हैं, ये पेट स्कैन कराना है, ये कराना है, तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट से कराओ। क्यों नहीं वो मशीन अवेलेबल जब प्राइवेट हॉस्पिटल खरीद सकते हैं? क्या गवर्नमेंट के पास बिजली का बिल आ रहा है, मोबाइल का बिल आ रहा है, इसके साथ साथ और भी कई चीजें हैं, सभी के अंदर लगता है ना कि ये सेस है, ये एजुकेशन टैक्स है, ये हेल्थ का चार्जेस है, बिल बना दिया गया, ये फिक्स डिपॉजिट्स है, आपको इतना बिल आएगा ही आएगा, क्योंकि लोगों को बिजली पानी फ्री दे रही है। आजकल तो सरकारों में सिस्टम चल पड़ा है फ्री का। क्यों? ये इलीगल अनइथिकल प्रैक्टिस क्यों की जा रही है? सिर्फ वोट लेने की राजनीति। उसके बाद कौन पूछता है आकर के एमपी आपसे, एमएलए आपसे, कि आपने मुझे वोट दिया था, मैं आपके लिए काम करना चाहता हूं। तो मैं ये कोशिश करना चाहता हूं कि ये जितने भी टेस्टिंग फैसिलिटीज हैं, ये सब हॉस्पिटल्स में, सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इंडिया में फ्री होनी चाहिए, अवेलेबल होनी चाहिए, डायग्नोस्टिक किट पूरी अवेलेबल होनी चाहिए। डॉक्टर्स परमानेंट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर है, क्यों? तनख्वाह कम है, क्यों? परमानेंट क्यों नहीं? स्टाफ परमानेंट क्यों नहीं? कॉन्ट्रैक्ट पे किस लिए? सभी हॉस्पिटल में परमानेंट होने चाहिए, ताकि वो दिल से पेशेंट का इलाज करें। और जब उनके साथ साथ बेड बढ़ा दिए जाएंगे, अच्छे बेड्स लाए जाएंगे, जिसमें पेशेंट ऊपर नीचे मूव कर सकता है, दाएं बाएं हो सकता है। एक बेड अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर खरीदा जाए, तो वो अपने ऑक्शन के अंदर जब वो लेंगे या टेंडर के थ्रू भी लेंगे, 40-50 हजार से लेके 1 लाख रुपए में अच्छा बेड आ जाता है। खरीद के डाल देना 300 बेड। और इमरजेंसी के अंदर सिर्फ 10-15 बेड क्यों होते हैं? क्यों नहीं 30-50 बेड होते हैं, ताकि जो भी पेशेंट आ रहा है? और क्यों नहीं डॉक्टर ज्यादा होते हैं या स्टाफ ज्यादा होते हैं? हार्ट अटैक हुआ, व्यक्ति तड़पता रह जाता है, दूसरा डॉक्टर नहीं है, और 2 डॉक्टर हैं तो 4 डॉक्टर नहीं है, और ओपीडी भी उसी हिसाब से दिन में चलती है। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि फैसिलिटीज उस रूप से अवेलेबल हो हिंदुस्तान के सभी हॉस्पिटल्स के अंदर, कि वहां पे 24 आवर 8 आवरली मल्टीप्लाइड बाई 3 सभी डॉक्टर्स, सभी स्टाफ, चाहे वो न्यूरो से रिलेटेड हो, सर्जरी से रिलेटेड हो, आपकी फिजियोथेरेपी से रिलेटेड हो, फिजिशियन से रिलेटेड हो, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हो, गायनेकोलॉजिस्ट हो, सभी अवेलेबल हर यूनिट के अंदर अवेलेबल होना चाहिए। और हफ्ते में 3 यूनिट चलनी चाहिए अलग अलग, ऑपरेशन में 3 यूनिट से अंदर होना चाहिए, सभी सर्जन अवेलेबल होने चाहिए, ताकि व्यक्ति को प्रॉपर इलाज मिले, पेशेंट को प्रॉपर खाना अच्छा मिले, गंदे कॉन्ट्रैक्टर्स के हाथ में नहीं होना चाहिए, दवाई चाहे जेनरिक्स हो, अच्छी ब्रांडेड मिलनी चाहिए, और साथ साथ में उनके टेस्ट भी सही होने चाहिए। ये नहीं है कि उनको भाग करके दूसरी जगह जाना पड़ रहा है। कोई भी पेशेंट आए, आपको उसको एडमिट करने का देना चाहिए। ये नहीं है कि ऑक्सीजन के हमारे पास कनेक्शन सिर्फ 5 हैं, 10 हैं, 20 हैं, किसी भी अच्छे हॉस्पिटल चलो, हमारे पास नहीं है। इस कारण से आप किसी दूसरे हॉस्पिटल में ले जाए। क्यों नहीं 50 इमरजेंसी के अंदर लगाए जा सकते ऑक्सीजन के? यही दिक्कत थी जिसके अंदर कोरोना के अंदर हजारों लाखों लोगों की डेथ हुई इंडिया के अंदर। आपको याद होगा कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी बाहर से, विदेश से मंगवाने पड़े। भारत इलेक्ट्रॉनिक से लेके लोकल हिंदुस्तान के प्राइवेट लोगों से इन्होंने वेंटिलेटर बनवाए। क्यों नहीं ये सब मशीनें अवेलेबल होती? क्यों नहीं पाइपलाइन अवेलेबल होती कि जो पेशेंट आ रहा है, जिसको ऑक्सीजन की जरूरत है, चाहे वो अस्थमा से हो, चाहे कैंसर पेशेंट हो, चाहे वो लिवर सिरोसिस के कारण हो, उनको ये प्रॉपर ऑक्सीजन वगैरह मिलनी चाहिए, अवेलेबल होनी चाहिए। ये ड्यूटीज मैं अपनी निभाऊंगा, उन सभी सांसदों को समझाऊंगा जो जीत करके आएंगे, सरकार को समझाऊंगा, फाइनेंस मिनिस्टर और प्रधानमंत्री को समझाऊंगा कि ये बहुत जरूरी है। इससे आप लोगों की उपलब्धि बढ़ेगी। मैं तो एक आपका उम्मीदवार निर्दलीय ही रहूंगा, आपको ज्वाइन नहीं करूंगा, लेकिन 24 घंटे आपकी सेवा के लिए, देश को तरक्की के लिए मैं अवेलेबल रहूंगा, ताकि बाइकआउट नहीं करूंगा, ताकि देश को प्रॉब्लम हट जाए। अगर ये 3 मुद्दे सॉल्व कर दिए जाएं, एजुकेशन, पेंशन एंड हेल्थ, कौन व्यक्ति खुद मेहनत करके कमाना पसंद नहीं करेगा? क्यों किसी को 5 किलो गेहूं चाहिए? क्यों किसी को राशन फ्री चाहिए? क्यों किसी को बिना बात पे एक बस के अंदर लेडी को किराए की फ्री टिकट चाहिए? क्यों चाहिए? मेरा ये क्वेश्चन है। आज डीडीसी इतनी लॉस में चल रही है, किसी को नजर आता है? पब्लिक को वो वोट ढूंढते रहते हैं। क्या किसी को ये नजर आता है कि जल बोर्ड के अंदर जो फ्री फैसिलिटी दी जा रही है, कितने महीने से कितने लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रही है? या पीछे एमसीडी का क्या हाल था जब बीजेपी खुद थी? और आज ये है कि सड़कें तक भी सही ढंग से नहीं बन रही है, चाहे एमएलए इनके हैं, चाहे काउंसलर इनके हैं। अब चुनाव आ रहे हैं तो 2 महीने से सड़कें बननी शुरू हो गई हैं। क्यों? पब्लिक को नजर नहीं आता। मेरे जैसे व्यक्ति को क्यों नहीं चुनाव जिताते? निर्दलीय लोगों को सोचना चाहिए। पहले ये लोग कहते थे कि निर्दलीय लोग कोई अच्छा नहीं आता। मैं कह रहा हूं, मैं आया हूं, दो मुझे वोट, चांदनी चौक से भेजो। आप कहते हैं कि एक व्यक्ति क्या करेगा? बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है सर। अगर मेरे जैसा व्यक्ति आएगा, वो इन चीजों को बिल्कुल चेंज कर देगा, वो सरकार की प्रगति को चेंज कर देगा।
आज सीतारमन जी या कोई और लोग उठ के रिकमेंडेशन देते हैं कि हिंदुस्तान का ग्रोथ 6 से 8% रहेगा, लेकिन कभी उन्होंने बताया कि 2.5 साल पहले मैंने ही उनको लिख के भेजा था कि हिंदुस्तान का रेट 2021 से 22 से इतने % रहेगा, उसके बाद ये 6 से लेकर 9% तक चलेगा। आपने लिखा था? मैंने लिखा था। इसके साथ साथ मैंने पेंशन की डिमांड 1.25 साल पहले थी, सभी बीजेपी के पार्टीज के लोगों को, साथ में प्रधानमंत्री को, सीतारमन जी को, राजनाथ जी को, बाकी लोगों को भी मैंने लिख के भेजा कि दे दो इनको पेंशन 5,000 रुपया मेल फीमेल को। इसके लिए मुश्किल से 6-7 इंडस्ट्रीज यूज होंगी और 25-30 प्रोडक्ट होंगे। पैसा रेवेन्यू आपकी कलेक्शन होता है वो वैसे ही निकल जाएगा, इससे जीडीपी पे, इन्फ्लेशन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं लागू किया गया? और ये मुद्दे बेसिकली क्यों नहीं इनको लोगों को समझ में आते हैं? ये तमाम मुद्दे आप लेकर जा रहे हैं। जितना मैंने आपसे सुना, आपके 3 मुद्दे, मैं काफी प्रभावित हूँ। अगर मुझे लगता है कि ऐसे सांसद, आप जैसे सांसद आप चुनकर जाते हैं या तमाम ऐसे और लोग अगर इस तरह के विचार रखेंगे तो कहीं ना कहीं देश के लिए अच्छा है। जो आपने मुद्दे गिनवाए वो तो काफी प्रभावित थे। क्या लगता है इस बार आपकी जो चांदनी चौक की सीट है वो बुक हो चुकी है? आपके हिसाब से क्या लग रहा है? आप जमीन पे जुड़े हुए हैं। मैं प्रैक्टिकल इंसान हूँ। एक मैसेज दे दीजिए, जो भी देख रहे हैं आपको, सुन रहे हैं आपको, अगर वो आपको वोट करें तो किस लिए करें? एक छोटा सा संदेश दे दें। देखिए, मेरा संदेश पब्लिक से है और ये पब्लिक के अंदर बिल्कुल भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। खुद लोगों के अंदर, चाहे वो अमीर हैं चाहे गरीब हैं, कि मैं धर्म के नाम पे, जाति के नाम पर वोट दूंगा। आपके सामने एक अच्छा उम्मीदवार आया हुआ है जो निर्दलीय के रूप में है। मेरा नाम विवेक वर्मा है, निर्दलीय खड़ा हो रहा हूँ। आप मुझे वोट दे सकते हैं। अगर आप मुझे जिताते हैं तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं वो सरकार बनाने का प्रयास करूंगा, बाकी दलों को साथ लेकर के चलने का प्रयास करूंगा, पूरी सरकार की सहायता करूंगा कि देश जो आज 6 से 8% की ग्रोथ ले रहा है, ये सस्टेन्ड रहेगी 6 से लेके 9% अगले 2050 तक। मेरे पिछले आर्टिकल में मैंने बताया था कि 2030 तक सस्टेन्ड ग्रोथ रहेगी 6 से 9% और उसके बाद 2040 से 6-8% और 2035 में चाइना को हम क्रॉस करेंगे, सेकंड इकोनॉमी बनेंगे और हम सुपर वर्ल्ड की नंबर 1 इकोनॉमी बनेंगे। 2050 में हम अमेरिका को क्रॉस करेंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं, मैं पूरी सहायता करूंगा सरकार को कि वो सिर्फ ग्रोथ ही नहीं लेगी, वो सभी सब्जेक्ट्स के अंदर, सभी इंडस्ट्रीज में पूरे विश्व का ध्यान रखते हुए पूरे विश्व को एक बहुत ऊंचाई तक लेके जाऊंगा हिंदुस्तान के नाम को लेके। अगर आप मुझे जिताते हैं तो आप मुझे जिताइए, अपने धर्म जाति के नाम से राजनीति से दूर रहिए, पार्टी के नाम से वोट मत कीजिए, मुझे वोट कीजिए। अगर मैं जीत के आता हूं तो आप एक इतिहास लिख के जाऊंगा अपने जाने से पहले, दुनिया छोड़ने से पहले, कि जो लोगों ने आज 10 साल या 20 साल में काम किया है वो कार्य मैं केवल 3 से 5 साल में करवा दूंगा और आप लोगों को संपन्न करा दूंगा कि आप लोगों को खुशी होगी कि आप एक हिंदुस्तान में रहते हैं जिसका नाम आज भारत है। जिस तरीके से देखा, कहीं ना कहीं हमने बात शुरू की थी केजरीवाल के मुद्दे पर ये बीच में बात करते करते पता चला कि ये खुद चांदनी चौक सीट से उम्मीदवार हैं। विवेक वर्मा जी अपना नाम बता रहे हैं और कहीं ना कहीं जनता को बताया किस तरीके से कि क्या 3 चीजें हो सकती हैं जिससे देश विकास कर सकता है, देश आगे बढ़ सकता है। कहीं ना कहीं जाति धर्म से उठकर वोट करने की सलाह दी जनता को और कहीं ना कहीं वोट की अपील की चांदनी चौक सीट से। खुद ये उम्मीदवार हैं, बताया कि अगर ये सांसद चुनकर आते हैं तो कहीं ना कहीं जो बाकी 542 सांसद उनसे संपर्क करेंगे, किस तरीके से देश के विकास के लिए काम करना चाहिए और कुछ क्या सलाह देंगे, वो सारी चीजें हमारे दर्शकों तक साझा की। तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।